दरअसल क्या है कि हम छोटी-छोटी गलतियों को कभी-कभी नज़रअंदाज कर देते हैं या छोटी-छोटी बातें होती हैं, हम ध्यान नहीं देते उन चीज़ों का, खास तौर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते समय। लेकिन बाद में उनका जो खामियाज़ा है, वो हमें बड़े स्तर के ऊपर भुगतना पड़ता है। दरअसल ऐसा ही एक वाक़या आज हुआ था। मेरा एक दोस्त है जो कि 23 मार्च को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए चूरू मंडल गया था, ठीक है? चूरू संभाग में जो आपकी जो स्कूल है वहाँ पर उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था। तो उस समय से चला गया था, टोकन वगैरह भी कटवा लिए थे। जब उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने का समय आया, वहाँ पर उसके डॉक्यूमेंट हैं वो चेक किए गए, तो उसने देखो क्या गलती की। आप सोच नहीं सकते कि इतनी माइनर गलती कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति। तो उसने क्या किया, ये जो आप ऑफलाइन अटेस्टेशन फॉर्म भरते हैं ना, इसको आप कैपिटल लेटर में भरते हैं, ठीक है? यहाँ पर फोटो आपको चिपकानी थी, अपनी फोटो के ऊपर आपको इस तरीके से साइन करने थे, आधे ऊपर आधे नीचे। इसका जो दूसरा पेज है, इसके नीचे यहाँ पर आपको गजेटेड ऑफिसर के यहाँ पर साइन करवाने थे। देखो ये थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ मैं, यहाँ पर ये जो गजेटेड ऑफिसर है इसके साइन करवाने थे, यानी आपका जो ऑफलाइन अटेस्टेशन फॉर्म है, इसको प्रमाणित करवाना था। यहाँ पर आपका नाम वगैरह, आपके पिताजी का नाम है, कि कितने साल से उसको जानते हैं, यहाँ पर स्थान है और डेट वगैरह, यहाँ पर उस गजेटेड ऑफिसर के या स्कूल व्याख्याता के यहाँ पर सिग्नेचर होने थे और यहाँ पर वो स्टाम्प लगा था, ठीक है? तो उसने क्या किया, इस गजेटेड ऑफिसर के साइन नहीं करवाए। अब देखो, देखने में ये बात छोटी है, लेकिन घाव गंभीर करती है ना। गंभीर ऐसे करती है कि उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ नहीं, इस गजेटेड ऑफिसर के साइन ना करवाने की वजह से। क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है, इसमें मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ यही है, गजेटेड ऑफिसर का जो साइन है, ये होने कंपल्सरी है, तभी आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, वो आगे होगा। और ये कहकर उनको वापस निकाल दिया। फिर वो वहाँ पर भटकता भी रहा। स्कूल में भी पता किया, वहाँ पर कोई साइन कर दे, लेकिन वहाँ पर पता नहीं उसको मिला नहीं, क्या नहीं मिला, तो वो वापस आ गया। और अब उसको वापस बुलाया है, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सारे हो जाएँगे, यानी कि 20 अप्रैल के बाद में जो अनुपस्थित रहे कैंडिडेट हैं, उनको दोबारा अवसर दिया जाएगा। 24 अप्रैल को, 28 अप्रैल को, जैसे भी कोई डेट आती है, तो मैं आपको बता दूँगा। तो उस कैटेगरी में उसको डाल दिया। अब वो दोबारा वापस से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाएगा, अनुपस्थित अभ्यर्थियों वाले दिन। तो ये कई छोटी, हालाँकि छोटी-सी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेन चीज़ यही थी इस अटेस्टेशन फॉर्म में। और यही आप अगर करवा के नहीं जाते हैं, तो वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, वो नहीं होता है। वो तो फिर भी उन्होंने अच्छा किया कि उसको वापस भेज दिया। अगर वो वहाँ पर रख लेते हैं और इसको प्रोविज़नल कैटेगरी में डाल देते हैं, तब और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है ना। तो मैं मानता हूँ कि ये भी उनका बड़प्पन है कि उन्होंने कह दिया कि आपने ये साइन नहीं करवाए, इसलिए आप जाइए और वापस आ जाना। तो वापस जाने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है? आप 24 अप्रैल को वापस भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ हैं, ये करने से आपको बचना है। ठीक है? इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। वैसे पाली मंडल में जो भी अभ्यर्थी हैं, फिजिकल हैंडीकैप हैं, उनका मेडिकल होने के लिए लिस्ट है वो जारी की जा चुकी है और बीकानेर मंडल की जो लिस्ट है, वो भी जारी कर दी गई है। बीकानेर मंडल में जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि फिजिकल हैंडीकैप हैं, उनका मेडिकल होगा, यहाँ पर देखिए आप 23 मार्च से लेकर के 2 जून 2026 की अवधि के मध्य हर एक दिन 20 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। जैसे 23 मार्च से शुरू हो रहा है, तो 23 मार्च को 20 कैंडिडेट, उसके बाद में 24 मार्च को 20 कैंडिडेट और उसके बाद में 25 मार्च को भी 20-20 कैंडिडेट है वो बुलाए जाएंगे। यानी एक दिन में केवल 20 ही कैंडिडेट का यहाँ पर मेडिकल होने वाला है। और ये जो मेडिकल है वो आपका यहाँ पर देखिए, प्रिंस विजय सिंह जी मेमोरियल पीबीएम अस्पताल, पीबीएम जो अस्पताल है बीकानेर में, वहां पर मेडिकल विभाग के द्वारा कमरा नंबर 14 में इनका जो मेडिकल है वो किया जाना प्रस्तावित है। 23 मार्च से ये मेडिकल है वो शुरू हो जाएगा। और ये मेडिकल जिन भी अभ्यर्थियों का होगा उनको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? यहाँ पर देखो, निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी को पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा, है ना? यानी आपको देखो, मैं लिस्ट दिखा देता हूँ। ये जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट है, ये बीकानेर संभाग में जिन भी कैंडिडेट है उनका मेडिकल होना है, उनकी लिस्ट है, ठीक है? ये हमने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दिया है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। जैसे ही किसी भी मंडल की लिस्ट आती है, जारी की जाती है, तो वो सूचना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। फिलहाल पाली और बीकानेर की लिस्ट है वो डाल दी गई है, एक-एक करके सभी मंडल वाइज लिस्ट है वो धीरे-धीरे करके जारी की जा रही है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो फिर उसके बाद में आपकी अभ्यर्थी की पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी, ठीक है? तो ये आपको मेडिकल करवाने के लिए जरूर जाना है। और आपको ध्यान में रखना है, 4 नवीनतम पासपोर्ट साइज की जो फोटोग्राफ है वो आपके पास में होना चाहिए और जो आधार कार्ड है वो ई आधार वाला है ना, वो आपको लेकर जाना है, ओरिजिनल होना चाहिए। और पुराना जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है जिसमें आपकी 40% या उससे अधिक जो दिव्यांगता है वो आपने प्रमाण पत्र बनाया है वो लेकर जाना है। और इनकी जो फोटोकॉपी है वो भी आपको साथ में लेकर जानी है। और 300 रुपए की मेडिकल बोर्ड की जो निर्धारित फीस है 300 रुपए की, वो नगद आपको इंक्वायरी काउंटर के ऊपर जमा कराना है और रसीद लेकर आपको बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना है, ठीक है? तो ये जो भी फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है उनका मेडिकल होने वाला है, उनको ये बात ध्यान में रखनी है। यहाँ पर देखिए, कुछ अभ्यर्थियों का एक कमेंट था कि सर मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय एक ऑब्जेक्शन फॉर्म लगाया है, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के बाद में एक ऑब्जेक्शन फॉर्म है वो इसको लगाया है और ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म बीए के रोल नंबर गलत भर दिए थे, इसलिए ऑब्जेक्शन फॉर्म लगाया है। अब देखो, गलती तो छोटी सी है ना,
लेकिन ये ऑब्जेक्शन फॉर्म लग चुका है और संभावना है कि इसका जो रिजल्ट है वो प्रोविजनल किया जा सकता है, यानी एक बार अस्थायी तौर पर रोक लिया जा सकता है। बाद में क्या होगा, जो इसने बीए की जो मार्कशीट है वो देकर आया है तो उसको ऑनलाइन क्रॉस वेरीफाई करने के बाद में इसका रिजल्ट है वो फिर से जारी किया जा सकता है। लेकिन ये प्रॉब्लम चाहे भले ही छोटी सी है, लेकिन एक बार के लिए रिजल्ट है वो होल्ड कर लिया जा सकता है। तो ये जो ऑब्जेक्शन फॉर्म है, इस तरीके की छोटी छोटी गलतियां हैं, ये आप करने से बचिए। आपने अगर स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी है तो मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, देखो हर एक मंडल के ऊपर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने वाली जो टीम है वो अलग अलग चीजें चेक करती है। अब ऐसा नहीं है कि इसका जो ऑब्जेक्शन फॉर्म है, ये मान लीजिए कि जैसे बीकानेर मंडल पर चेक हुआ है तो उदयपुर मंडल पर हो सकता है कि वो इसका ध्यान ही ना दे, है ना। तो आपको ये करना है कि जैसे आपने अगर किसी भी प्रकार की कोई गलती कर दी है तो एक आपको एफिडेविट बनवा लेना है अपनी तरफ से, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्शन फॉर्म फिर लगेगा आपका रिजल्ट प्रोविजनल हो जाएगा। उसके बाद में हो सकता है कि आपका रिजल्ट है वो वापस डिक्लेयर किया जाए, वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाए, तो ये चीजें हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपका अगर स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई है तो एक आपको एफिडेविट बनवाना है, या अगर आपने पहले और भी गलतियों के लिए एफिडेविट बनवाया है तो उसी में इस गलती को भी मेंशन कर देना। लेकिन एफिडेविट में अगर ये चीज़ आप मेंशन कर देते हैं, जैसे ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म भरते समय अगर इसके बीए के रोल नंबर गलत भर दिए थे और अगर इसने एफिडेविट बनवाया होता तो ये ऑब्जेक्शन फॉर्म है ये इसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नहीं लगता। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद देखिए भैया, ग्रेजुएशन के तीनों ईयर की मार्कशीट है बट डिग्री नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब देखो फिर वही बात है, अब कुछ मंडल पर जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है वहां पर केवल 10th 12th मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, ये 4 चीजें ही देखी जा रही हैं। बाकी आपकी डिग्री है नहीं है उन चीजों को वरीयता नहीं दी जा रही है। लेकिन हो सकता है कि आप जिस मंडल के ऊपर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाएं वहां पर जो 3 व्यक्ति डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं उनकी नज़र में ये बात आ जाए तो उनको तो बहाना मिल जाएगा। तो फिर वो कहेंगे कि इसका आपको उपाधि प्रमाण पत्र कहाँ पर है, आपकी डिग्री कहाँ पर है। तो वहां पर आपके पास में अगर डिग्री नहीं होगी तो हो सकता है कि फिर वो ऑब्जेक्शन फॉर्म है वो आपको भी वहां पर लगाया जा सकता है। अब गलती बड़ी नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है मैं अभी आपको बता रहा हूं कि हो सकता है कि आपका रिजल्ट प्रोविजनल में डाला जा सकता है और हो सकता है कि उनके नज़र में भी नहीं है ये चीज़, वो केवल मार्कशीट देख के भी छोड़ दे और वो साइन कर ले, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर उनके नज़र में आ गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आपको पहले से ही एफिडेविट बनवाकर अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार होकर जाना है। इसके अलावा देखिए सर, मेरे स्क्रूटनी फॉर्म में एजुकेशन मार्कशीट के क्रमांक की जगह नामांक भर गए हैं, यानी कि जो क्रमांक की जगह इसने रोल नंबर भर दिए। ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म जब इसमें भरते अपन 10th के 12th के ग्रेजुएशन के, वहां पर सीरियल नंबर का अलग कॉलम था, रोल नंबर का अलग कॉलम था, तो ये क्रमांक की जगह इसने रोल नंबर नामांक भर दिए। ठीक है, तो गलती तो छोटी सी है ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाओगे तो वहां पर उसको क्रॉस वेरीफाई वो कर सकता है। लेकिन फिर वही बात, पहले से अगर आपका एफिडेविट बनवाया हुआ होगा तो फिर उनके पास में कोई बहाना नहीं होगा आपका ऑब्जेक्शन लगाने का, आपको प्रोविजनल रिजल्ट करने का। इसलिए मेरा कहना यही है कि अगर आपकी किसी भी प्रकार की स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय गलती हो गई है तो आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है, वरना अगर आपने पहले से किसी गलती के लिए एफिडेविट अगर आप बनवा रहे हो तो उसी में इस गलती को आप मेंशन कर सकते हो। अलग से अगर एफिडेविट नहीं बनवाते हो तो भी आपका चल जाएगा। इसके अलावा देखिए ओरिजिनल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और फोटोकॉपी किसकी लगानी है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि 2 सेट आपको तैयार करने हैं, 2 सेट, एक सेट आपका यहाँ पर और एक सेट आपका यहाँ पर। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपका आवेदन पत्र है तो उसकी तो फोटोकॉपी होती है, ओरिजिनल क्या होता है तो वो आपको लगाना है, उसके ऊपर चेकलिस्ट लगानी है। उसके नीचे स्क्रूटनी फॉर्म, तो स्क्रूटनी फॉर्म का भी ओरिजिनल क्या होता है, प्रिंट आउट आप निकालोगे वो आपको लगाना है। ठीक है, उसके नीचे आप मूल निवास लगाओगे, उसके नीचे जाति प्रमाण पत्र, तो मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र की आपकी फोटोकॉपी लगेगी। ठीक है, ओरिजिनल तो वो चेक करेंगे वहाँ पर, और उसके नीचे आप फिर वो जो आपका क्रमांक दे रखा है जिसमें आपका चरित्र प्रमाण पत्र वो आता है। उसके बाद में 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र वो आते हैं। उसके बाद में वो वचनबंध वाला है वो आता है। उसके बाद में संविधान वाला आता है। यानी जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं जो आपने कोर्ट से एफिडेविट पर बनवाए हैं वो तो सारे पहले सेट में ओरिजिनल लगेंगे, और जो शैक्षणिक योग्यता के जो भी आपके सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसकी फोटोकॉपी लगेगी। और दूसरे सेट में शैक्षणिक योग्यता वालों की तो फोटोकॉपी लगेगी लगेगी, ये आपने जो स्टाम्पर बनवाए थे इनकी भी फोटोकॉपी लगेगी। यानी दूसरा सेट तो कंप्लीट आपका फोटोकॉपी से होगा, ये मानकर चलिए। और दूसरे सेट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे ये सारे आपको सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, लेकिन पहले सेट में सारे सेल्फ अटेस्टेड नहीं करने हैं। जैसे स्टाम्प वालों को आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है, शैक्षणिक योग्यता वाले हैं उनको सेल्फ अटेस्टेड करना है, स्क्रूटनी फॉर्म आएगा उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि पहले सेट में जो आपके स्टाम्प वाले जो भी हैं 50 रुपए के स्टाम्प आपने बनाए हैं, वचनबंध वाला बनवाया, सामान्य घोषणा पत्र बनाए, वो तो सेल्फ अटेस्टेड नहीं होंगे। इसके अलावा जो फोटोकॉपी वाले हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होंगे, और दूसरे सेट में सभी फोटोकॉपी होंगी, इसलिए सभी जो है वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कौन कौन सी जो फोटोकॉपी है वो आपको लगानी है। उसके बाद देखिए सर मेडिकल सभी स्टूडेंट का होगा क्या, तो देखो फिलहाल सभी स्टूडेंट का नहीं होगा। फिलहाल जो भी आपके फिजिकल हैंडीकैप है उन्हीं का केवल मेडिकल किया जा रहा है, यानी जो दिव्यांग श्रेणी में जो भी अभ्यर्थी आते हैं फिलहाल उन्हीं का मेडिकल हो रहा है। जब फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी 1 गुना अभ्यर्थियों की फाइनल मेरिट आएगी, उसमें क्या होगा, जैसे आपका चयन होता है, आपको ज्वाइनिंग दी जाती है, तो ज्वाइनिंग वाले टाइम पर आपका
सीएमएचओ के द्वारा एक नॉर्मल सा मेडिकल वहाँ पर किया जाएगा। जो फिजिकल हैंडीकैप नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, यानी जो सामान्य कैंडिडेट है उनको। एक तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन है वो करवाना होगा, और एक नॉर्मल सा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, और वो उस समय देखा जाएगा। तो उसमें अभी तक बहुत टाइम पड़ा है ना। नॉर्मल कैंडिडेट जो है वो मेडिकल के लिए एक बार उतावले ना हो, फाइनल मेरिट आने दो। ये जो मेडिकल हो रहा है अभी अलग अलग विभाग के द्वारा लिस्ट जारी की जा रही है, ये केवल और केवल आपका दिव्यांग श्रेणी के लिए हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल अभ्यर्थी जो भी है उनका मेडिकल अंतिम समय में होगा, जब आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। उसमें आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है और आपको सीएमएचओ के द्वारा आपका नॉर्मल सा मेडिकल किया जाएगा। तो उसमें आपको ज़्यादा हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है, और उसमें जब कोई सूचना आएगी कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, वो मैं आपको सारा बता दूंगा उस समय, है ना। तो फिलहाल ये दिव्यांगजन वालों का लिए मेडिकल हो रहा है, आपको इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर आपका और कोई सुझाव है और कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।